रुक, तू सोच भी नहीं सकता कि लस्ट इंसान से क्या क्या करवा सकती है। एक आदमी जिसे दुनिया की सारी पावर मिल चुकी थी, उसने एक औरत के लिए अपनी ही मां को मरवा दिया। और जिस औरत को पाने के लिए उसने सब कुछ बर्बाद किया, उसे भी वो बचा नहीं पाया। ये स्टोरी है नीरो की, जो कि रोम का एम्परर बना 54 एडी में। उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इतनी छोटी एज में किसी को इतनी पावर मिल जाए तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बिगड़ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ। शुरू के कुछ सालों तक नीरो की इमेज बहुत अच्छी थी। उसके पास दो स्ट्रॉन्ग एडवाइजर थे। पहला था सेनेगा, जो कि एक फेमस फिलोसोफर और टीचर था, और दूसरा था ब्यूरस, जो आर्मी का पावरफुल कमांडर था। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो एक मेंटर उसका दिमाग संभाल रहा था और दूसरा उसकी पावर। इन दोनों की गाइडेंस में नीरो के फर्स्ट 5 इयर्स बहुत स्टेबल निकले। रोम के लोगों को लग रहा था कि उन्हें एक सेंसिबल लीडर मिल गया है, लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आई जिसका नाम था पोपे सबीना। सबीना सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो इंटेलिजेंट भी थी, एम्बिशियस भी थी और पूरी पॉलिटिक्स की पावर गेम को समझती थी। उसने नीरो को कंट्रोल कर लिया था और नीरो भी उसको देख के इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि अब वही उसकी जिंदगी का मकसद बन गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सबीना ऑलरेडी मैरिड थी और नीरो की भी शादी हो चुकी थी, और नीरो की वाइफ का नाम था ऑक्टेविया। नीरो को पता था कि अगर उसे सबीना चाहिए तो उसे अपनी जिंदगी से ऑक्टेविया को हटाना पड़ेगा, लेकिन यह भी उसके लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी मां एग्रिपीना। एग्रिपीना एक नॉर्मल औरत नहीं थी, वो भी एक एक्सट्रीमली पावरफुल वुमन थी और पॉलिटिक्स की गेम को जानती थी। उसने प्लानिंग करके सही लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने बेटे नीरो को राजगद्दी तक पहुंचाया था। सिंपल शब्दों में, नीरो जो एम्परर बना था वो सिर्फ अपनी मां की वजह से था। सबीना बार बार नीरो के पास आती और उसको कहती कि तू एम्परर तो बन गया है, लेकिन अभी भी तू फ्री नहीं है। तू पूरा रोम चलाता है, पर तू अपनी लाइफ का डिसीजन खुद नहीं ले सकता। हर चीज तेरी मां कंट्रोल करती है। ये बात नीरो को अच्छी नहीं लगती थी। 59 एडी में उसने अपनी मां को मारने का प्लान बनाया। पहले प्लान में उसने अपने लोगों को बोल के एक ऐसी बोट तैयार करवाई जो थोड़ा सा पानी में तैर के डूब जाएगी। आइडिया ये था कि जब उसकी मां ट्रैवल कर रही होगी तो वो उस बोट में जाएगी और डूब के उसकी मौत हो जाएगी और लोगों को लगेगा ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन जब एक्चुअल में उसकी मां उस बोट में गई तो वो बच गई, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी स्विमर थी और स्विमिंग करके वो शोर के किनारे तक पहुंच गई। नीरो को जब पता चला कि उसकी मां बच गई है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने डायरेक्टली अपने सोल्जर्स को बुलाया और कहा, तुम सब आज जाओ और मेरी मां को मार दो। और सोल्जर्स ने ऐसा ही किया। उन्होंने उसकी मां को मार दिया। अब उसकी मां तो मर गई थी, लेकिन सबीना को पाने के लिए उसे अपनी पत्नी ऑक्टेविया को भी हटाना था। उसने पहले ऑक्टेविया से डिवोर्स लिया, फिर उसे राजमहल से बहुत दूर एक जंगल में एग्जाइल करवा दिया। फिर झूठे एक्विजिशंस लगा के उसने अपनी पत्नी ऑक्टेविया को भी मरवा दिया। इस वक्त पर ऑक्टेविया सिर्फ 20 साल की थी। कई ओल्ड राइटर्स ने यह तक लिखा है कि ऑक्टेविया का कटा हुआ सर उसने सबीना को भी दिखाया। एनीवेज, 62 एडी में नीरो ने सबीना से शादी कर ली। इस वक्त उसके पास सब कुछ था, थ्रोन भी, पावर भी और वो औरत भी जिसके लिए उसने अपनी माता को मरवा दिया था। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि 65 एडी में सबीना प्रेग्नेंट हो गई और चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो भी मर गई। इस इंसिडेंट के बाद नीरो मेंटली टूट गया था। वो सबीना के लिए इतना पागल हो गया कि उसने पूरे रोम में सबीना जैसी लड़की को ढूंढने का फैसला किया। उसे सबीना जैसी लड़की तो नहीं मिली, लेकिन एक लड़का मिला जो सबीना जैसा दिखता था और उसका नाम था स्पोरस। उसने स्पोरस के टेस्टिकल्स हटवा के उसे सबीना की तरह ड्रेस पहनवाई और ऐसा बिहेव करने लगा कि वो सबीना ही हो और उसके साथ पति पत्नी का रिलेशन बना के रहने लग गया। 68 एडी में पूरे सेनेट ने उसे पब्लिक एनिमी डिक्लेयर कर दिया। उसकी आर्मी ने उसका साथ छोड़ दिया और सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए और आखिर में नीरो ने खुद अपनी जान ले ली। ये सिर्फ एक एम्परर की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की स्टोरी है जिसे दुनिया मिल गई थी पर अपने डिजायर्स पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया। हम सबको पता है कि लस्ट हमारे लिए बुरी है, लेकिन कितनी बुरी ये 2014 में इस स्टडी ने प्रूव किया। रिसर्चर्स ने 64 हेल्दी एडल्ट मेन के ब्रेन स्कैन्स देखे और फिर उनसे उनकी पोर्नोग्राफी कंजम्पशन के बारे में पूछा। उन्होंने देखा कि जो लोग ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करते थे उनके राइट कॉर्डेड नाम के ब्रेन एरिया में ग्रे मैटर बहुत कम था और रिवॉर्ड सिस्टम का कनेक्शन डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से भी वीक था। हमारे ब्रेन में प्रीफ्रंटल एरिया वही सिस्टम है जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग में, इम्पल्स कंट्रोल में हेल्प करता है। इन शॉर्ट, जो पॉर्न है वो ब्रेन को श्रिंक कर देती है, यानी लेस इंटेलेक्चुअल पावर। इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल सर्वे में पता चला कि
जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते हैं उनमें से 21.48% लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी दिखा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम लस्ट को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज हमारे दिमाग में और ज्यादा घुस जाती है। और यही बात डैनियल वेगनर ने अपनी फेमस व्हाइट बियर रिसर्च में दिखाई। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और कहा, देखो व्हाइट बियर के बारे में अब मत सोचना। इसका रिजल्ट, लोग उसी के बारे में सोचने लग गए जिसके बारे में उन्हें मना किया गया था। और इस चीज को उन्होंने कहा आयोनिक प्रोसेस थ्योरी, यानी ब्रेन का एक पार्ट अनवांटेड थॉट को हटाने की कोशिश करता है और दूसरा पार्ट बार बार चेक करता रहता है कि वो थॉट वापस क्यों नहीं आ गया। और उस चेकिंग के चक्कर में थॉट और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यानी जितना हम खुद को बोलेंगे कि लस्ट के बारे में नहीं सोचना, उतना ही हमारा ब्रेन उसके बारे में सोचता रहेगा। और ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है। इवन पुराने क्रिश्चियन जमाने में भी कुछ आदमी सेक्सुअल डिजायर से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी बॉडी से टेस्टिकल्स ही हटा दूं तो शायद मुझे ये फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये चीज उस जमाने में इतनी फैल गई कि वहां के ऑफिशियल्स को इसमें इंटरवीन करना पड़ा और इस चीज को इलीगल बनाना पड़ा। पर अब सवाल आता है कि फिर करना क्या है? What is the solution? तो इस चीज को मिनिमाइज करने का एक 5 स्टेप सोल्यूशन है, जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है कि सप्रेस मत करो, अर्ज को ऑब्जर्व करो। जब भी सेक्सुअल थॉट आता है उसे फोर्स से मत हटाओ, बस नोटिस करो कि अर्ज आ रही है। सिर्फ अपने थॉट को ऑब्जर्व करने से उस सेक्सुअल अर्ज की पावर काफी कम हो जाती है। फिर आता है स्टेप 2, अर्ज सर्फिंग यूज करो। यानी जब अर्ज आ रही है तो 10 से 20 मिनट का टाइमर लगाओ और उस वक्त सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो। थर्ड स्टेप आता है ट्रिगर हटाओ और एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाओ। इस स्टेप में हमें फोन बेड पर नहीं ले जाना है, प्राइवेट लेट नाइट स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। बिहेवियर एडिक्शन दिखाती है कि अगर हम क्यूज को कम कर दें, यानी जो चीज हमें उस डिजायर की याद दिलवा रही है उसे कम कर दे, तो हम अपनी लस्ट को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है समीर बोलता है यार मुझसे कंट्रोल नहीं होता, जबकि अगर उसके घर में कैमरा लगा दिया जाए और उसका पैटर्न देखा जाए तो वो क्लियर है कि घर में वो अकेला था, लाइट्स ऑफ हुई, फोन हाथ में था, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आई और फिर पॉर्न खुल गई। अब इस पर्टिकुलर केस स्टडी में अगर क्यूज को तोड़ना है तो फोन को पास रखने के बजाय दूर रखो, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस बंद कर दो और रात के 11 बजे वॉक पर चले जाओ। स्टेप 4 कहता है कि रूट इमोशंस को पकड़ो। जो पोर्नोग्राफी है वो हमेशा अर्ज की वजह से हम नहीं देखते, बल्कि कई बार बोर हो रहे होते हैं, लोनली फील कर रहे होते हैं, स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विक्रम को लगता था कि उसकी प्रॉब्लम लस्ट है। बाद में जब उसने पैटर्न नोटिस किया तो उसे पता चला कि उसे अर्ज सबसे ज्यादा तब आती है जब ऑफिस का स्ट्रेस होता है या जब वो अकेला फील करता है। और स्टेप 5 कहता है कि अगर रिपीटेडली कंट्रोल टूट रहा है तो शर्म नहीं, एक्चुअल में हेल्प लो। देखो, WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज डॉक्यूमेंट दिया है और जब उसकी 11वीं रिवीजन हुई थी तो उसमें उन्होंने कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर को इंक्लूड किया है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बार बार रेपिटेटिव सेक्सुअल अर्जेस आते हैं और वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। इन शॉर्ट, अगर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है और लाइफ डैमेज हो रही है तो ये सिर्फ बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक्चुअल में एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए। अब हम में से बहुत से लोग शर्माते हैं डॉक्टर से डायरेक्टली बात करने के लिए, इसलिए बहुत सी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जहां पर हम अपनी बिना शक्ल दिखाए डॉक्टर से ऑनलाइन बात कर सकते हैं और उनसे इस चीज का सोल्यूशन मांग सकते हैं। अगर तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो कोई भी सफलता तेरे काम नहीं आएगी। अब डिसाइड कर, तू अपनी डिजायर्स का गुलाम बनेगा या उनका मालिक। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर है जिसकी इससे हेल्प हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।